नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय में दूसरा अध्याय विश्व की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत भारत की गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। गोंड जनजाति की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है। खोंडा जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। गोंड जनजाति की उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। भारत में गोंड जनजाति प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाती है, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार पर पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति गोंड जनजाति है। अब प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है भारत में? भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो ये जो दक्षिण का क्षेत्र है, ये पूरा दक्षिण का क्षेत्र जो तीन ओर से पानी से घिरा होने के कारण प्रायद्वीप कहलाता है। तो दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय पठार पर जो जनजाति निवास करती है वो भारत में गोंड जनजाति के नाम से जानी जाती है। प्रायद्वीपीय पठार पर कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे सतपुड़ा है, मेकाल है, गढ़जात है। ये कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिन पर भी ये जनजाति निवास करती है। अगर हम राज्य की बात करें कि राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, ये मुख्य राज्य हैं जहां पर ये गोंड जनजाति निवास करती है। गोंड जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड जनजाति ही है। गोंड जनजाति के अंतर्गत हम 5 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला, इनके निवास क्षेत्र कि गोंड जनजाति कहां पर रहती है। दूसरा, आर्थिक क्रियाकलाप कि इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। इनका समाज व संस्कृति कैसी है, समाज व संस्कृति। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन की प्रकृति के साथ इनका संबंध किस प्रकार है। और लास्ट बिंदु में हम अध्ययन करते हैं आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क किस प्रकार है। तो हम अध्ययन करते हैं इनके निवास क्षेत्र के अंतर्गत। निवास क्षेत्र भारत में प्रायद्वीपीय पठार पर ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। हमने पहले भी बात कर ली है, प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत है। कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, गढ़जात है, मेकाल है, सतपुड़ा है, यहां पर ये जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश है, झारखंड है, तेलंगाना है, उड़ीसा है। इन राज्यों में ये मुख्य रूप से जनजाति निवास करती है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे इनके आर्थिक क्रियाकलाप। इनके आर्थिक क्रियाकलाप
आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह और पूजा। इन सब की स्थिति गोंड जनजाति की किस प्रकार है, इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत आखेट करना है। जंगली पशुओं का आखेट यानी शिकार करते हैं। शिकार के साथ साथ ये खाद्य संग्रहण भी करते हैं। खाद्य संग्रहण यानी कंदमूल है, फल फूल है, पत्तियां है, इनका ये संग्रहण करते हैं। भोजन, कोदू व कुटकी, कोदू व कुटकी इनका मुख्य भोजन है। ये शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, दोनों प्रकार का भोजन उपयोग में लेते हैं। इनके साथ साथ ये वनोत्पाद यानी वनों से कुछ उत्पाद भी इकट्ठे करते हैं, उनको बाजार में बेचते भी हैं। ये सीमित मात्रा में पशुपालन भी करते हैं, सीमित मात्रा में पशुपालन भी करते हैं। इसके साथ साथ इनके वस्त्र किस प्रकार के होते हैं? गोंड जनजाति के वस्त्र प्राय सूती वस्त्र होते हैं। सूती वस्त्रों में पुरुष कमीज, धोती ये पहनते हैं। सूती वस्त्र के अंतर्गत स्त्रियां साड़ी व चोली, स्त्रियां साड़ी व चोली का उपयोग करती हैं, जो कि सूती वस्त्र के बने हुए होते हैं। निवास गृह यानी इनके घर किस प्रकार के होते हैं? इनके घर मिट्टी या खपरेल के होते हैं, जो कि नंगली या पल्ली कहलाते हैं। गोंड जनजाति के जो मिट्टी और खपरेल के बने हुए घर है वो नंगली या पल्ली कहलाते हैं। औजार और बर्तन इनके पास बहुत कम होते हैं, इन्हीं के आधार पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो प्रायद्वीप के पठार पर जो जनजाति निवास करती है उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत आखेट है, खाद्य संग्रहण है और वनोत्पाद है। इन्हीं के आधार पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। समाज व संस्कृति, समाज व संस्कृति इनकी किस प्रकार है? पितृसत्तात्मक इनका परिवार होता है, यानी पिता ही परिवार का मुखिया होता है। इसके साथ साथ इनमें विवाह के कई रूप है, जैसे विधवा विवाह, हरण विवाह,
विनिमय विवाह, विधवा विवाह, हरण विवाह, विनिमय विवाह, ये विवाह के विभिन्न रूप है। जैसे सेवा विवाह, और ये विवाह जो करते हैं वो या तो जल स्रोत के निकट करते हैं या आम वृक्ष के नीचे करते हैं। तो गोंड जनजाति जल स्रोत के निकट या आम वृक्ष के नीचे विवाह संपन्न कराती है। तो विवाह या तो जल स्रोत के निकट या आम वृक्ष के नीचे, आम वृक्ष के नीचे ये इनका विवाह होता है। गांव का जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया जो कि पटेल कहलाता है, गांव का जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। और गांव का जो पुजारी होता है, गांव का पुजारी होता है वो देवारी कहलाता है। तो गांव का मुखिया पटेल कहलाता है, गांव का पुजारी देवारी कहलाता है। जल स्रोत के निकट ये विवाह संपन्न करते हैं, आम्र वृक्ष को ये पवित्र मानते हैं। और इनमें विवाह के विभिन्न रूप है जो अलग अलग माध्यम से विवाह करते हैं। और इनका जो समाज है वो एक समूह के रूप में इकट्ठा रहता है, आपातकालीन परिस्थितियों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो विभिन्न प्रकार से इनका समाज अभी भी एकजुट पाया जाता है। इनकी जो बोली है, गोंड जनजाति की जो बोली है वो धुलिया है। तो धुलिया क्या है? गोंड जनजाति द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो धुलिया कहलाती है। चौथा बिंदु है इनका वातावरण समायोजन, वातावरण के साथ समायोजन। यानी हर जनजाति की तरह गोंड जनजाति भी प्रकृति की पूजक है, प्रकृति के साथ इनका सामंजस्य है, प्रकृति से ही विभिन्न उत्पाद प्राप्त करते हैं और प्रकृति की सहायता से ही अपना जीवन यापन करते हैं। अर्थात आखेट है, भोजन संग्रहण है, वनोत्पाद है, ये प्रकृति से प्राप्त करते हैं। अतः पहाड़ों में निवास करते हैं, बहादुर होते हैं, चिंतनशील भी होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि गोंड जनजाति का वातावरण के साथ समायोजन उचित प्रकार से है। अगला बिंदु हम लेते हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क किस प्रकार है? प्रायः की पठार पर विभिन्न प्रकार की खाने हैं, विनिर्माण उद्योग है। यानी विनिर्माण उद्योग में संलग्न हो रहे हैं। यानी गोंड जनजाति के लोग द्वितीय व्यवसाय में विनिर्माण उद्योग में संलग्न हो रहे हैं। कोयले की, लोहे की विभिन्न प्रकार की खदानें हैं, इन खदानों में भी मजदूरी का कार्य कर रहे हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आने के कारण इनकी जीवन शैली में तेजी से परिवर्तन आ रहा है, तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अर्थात इनका रहन सहन, पहनावा, भाषा और इनकी परंपराएं, इन सब में तीव्र गति से सुधार हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के कारण अर्थात सरकार और समाज दोनों से मिलने के कारण इनके रहन सहन में तेजी से परिवर्तन आ रहा है और आधुनिक संस्कृति का इन पर स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है।
धन्यवाद।